तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे आज एडजॉर्प्शन में अप्लाई किए थे। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन लास्ट टाइम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या है, एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, यूज हो गया। एप्लीकेशन मतलब यूज। ठीक है, तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम हाई वैक्यूम हाई वैक्यूम। तो हम लोग हाई वैक्यूम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हाई वैक्यूम मतलब पूरा जो है वैक्यूम रहना चाहिए पूरा। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करते हैं। तो वैक्यूम का जहाँ ज़रूरत होता है, जैसे कोई ट्यूब है उसको वैक्यूम बनाना है, या कोई भी चीज़ है क्लोज कंटेनर है उसको इवैक्यूएटेड करना है, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और कोई भी एयर वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए पहले तो इवैक्यूएटिंग पंप है। इवैक्यूएटिंग पंप से हम लोग अंदर का सारा हवा निकाल देते हैं। सो इवैक्यूएटिंग पंप से जब हम हवा निकालते हैं तो पूरी तरह से नहीं निकलता, थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर एयर मॉइस्चर ये सब रह जाता है। तो एयर मॉइस्चर रहेगा तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग सिलिका जेल डाल देंगे। तो मॉइस्चर के जो भी रिमेनिंग मॉइस्चर है, इवैक्यूएटिंग पंप से अंदर से सारा मॉइस्चर और वेपर वगैरह सब कुछ निकालने के बाद भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर एयर वगैरह रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे उसमें, उस केस में हम लोग थोड़ा सिलिका जेल डाल देंगे, है ना। क्या क्या डालेंगे इवैक्यूएटिंग पंप, पहले सिलिका जेल डालेंगे उसके अंदर। ठीक है, सिलिका जेल क्या करेगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। सिलिका जेल जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन किसको बोलते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन मतलब एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, तो ये जो चारकोल है, जानते हो एक्टिवेटेड चारकोल जितना भी हाईली लिक्विफाइबल गैस होता है वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी रहेगा तो वो भी इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा। तो जितना भी बचा हुआ गैसेस है, पॉइजनस नॉन पॉइजनस, वो सारा का सारा इस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ये एक हाई वैक्यूम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इवैक्यूएटिंग पंप से 100% वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। 99% 95% तक कर सकते हैं, है ना। 95 से लेकर 99 तक कर सकते हैं, 96 98%। लेकिन 100% वैक्यूम बनाना होगा तो इवैक्यूएटिंग पंप से पहले जो 95 96 98% हम लोग वैक्यूम बना लेते हैं, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ मॉइस्चर और गैस है उसको बाहर नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, बाहर तो अब वो संभव नहीं हो रहेगा, अंदर में ही। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिलिका जेल डाल देते हैं। तो सिलिका जेल के ऊपर जो मॉइस्चर होता है अंदर में वो सिलिका जेल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। और एक्टिवेटेड जो है चारकोल डाल देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल डालने के बाद जो भी उसके अंदर गैसेस होगा सारा इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हाई वैक्यूम जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो है हम लोग गैस मास्क बनाते हैं, गैस मास्क। ठीक है, गैस मास्क किस लिए बनाते हैं, पॉइजनस गैस से बचने के लिए। माइनिंग में जाते हैं या कहीं भी ऐसा है जहाँ की आग वगैरह लग गया है, वहाँ पॉइजनस गैस निकल रहा है, वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए जाना है तो वहाँ पर गैस मास्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो पॉइजनस गैस नाक में जाएगा। तो
तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि गैस मास्क पर नाक पर लगाएंगे। तो गैस मास्क में क्या क्वालिटी क्या है? गैस मास्क का क्वालिटी है कि वो जो पॉइजनस गैस होता है, जितना भी पॉइजनस गैस है वो हाईली लिक्विफाइबल होता है, उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हाई होता है, इसलिए वो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो हाईली लिक्विफाइबल गैसेस जो होता है वो पॉइजनस होता है, और उस पॉइजनस गैस को एक्टिवेटेड चारकोल जो है बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। इसीलिए गैस मास्क में हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? जितना भी पॉइजनस गैस है उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं आता है। पॉइजनस गैस जो है गैस मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल है उस पर एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी जो हमारे लिए बेनिफिशियल गैस है ऑक्सीजन नाइट्रोजन वो सब हम ब्रीद इन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग गैस मास्क बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कैसे करते हैं? सिलिका जेल से। सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल, एल्यूमिना जेल, ठीक है ना। सिलिका और एल्यूमिना जेल को हम लोग यूज करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए मार्केट से जब हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या और भी कोई अप्लायंसेज जो जिसको मॉइस्चर से ख़राब होने का डर रहता है, जिससे मॉइस्चर से डैमेज होने का डर रहता है, तो उसके डब्बे में देखते हो कि छोटा छोटा पोटली टाइप का छोटा छोटा जो होता है कपड़े का एक पोटली बना रहता है, और उसमें कुछ जो है दाना दाना जैसा डाला हुआ रहता है। तो वो दाना दाना जो डाला हुआ रहता है सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल रहता है, ठीक है। वो क्या करता है? उस डब्बे में डाला हुआ रहता है, कई पैकेट 8-10 पॉकेट डाला हुआ रहता है अंदर में जो पैकेट के अंदर जो कार्टन के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो उसके अंदर जो अप्लायंसेस रखा हुआ है, सामान जो रखा हुआ है वो मॉइस्चर से ख़राब नहीं होता। तो ऐसा सामान जो मॉइस्चर से ख़राब होता है वो पैकेट करके हमारे पास पहुंचता है। तो उस पैकेट के अंदर जो है ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है और है रिमूवल ऑफ कलरिंग मेटेरियल, ठीक है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, ठीक है। बहुत सारा सामान है जिसमें हम लोग कलरिंग मैटर को हटाते हैं। तो एक एग्जांपल हम दे सकते हैं शुगर केन जूस का। शुगर केन जूस में बहुत सारा कलरिंग मटेरियल होता है, तो शुगर केन जूस से ही हम लोग शुगर चीनी बनाते हैं, चीनी। तो चीनी बनाने के पहले क्या करते हैं हम लोग? उस शुगर केन जूस को एनिमल चारकोल पाउडर के ऊपर बहाते हैं, उसके ऊपर से पास होने देते हैं। तो जितना भी कलरिंग मटेरियल होता है एनिमल चारकोल पाउडर के ऊपर चिपक जाता है, फिर हमको क्रिस्टल क्लियर। तो इसमें मेनली हम लोग किसका यूज करते हैं? एनिमल चारकोल का, एनिमल चारकोल, ठीक है। एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल का यूज करते हैं, ठीक है। एनिमल चारकोल इन शुगर केन जूस, शुगर केन जूस, शुगर केन जूस में हम लोग जो है यूज करते हैं, शुगर कैन जूस में यूज करते हैं, ताकि शुगर कैन जूस पानी की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल के हेल्प से ही समझाएंगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद जो है पांचवा हमारा जो यूज है वो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, ठीक है, ठीक है। ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है। हाँ, हम लोग का अमोनिया का प्रोडक्शन होता है ना, तो उसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं। दो एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर। हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस NH3 का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और इसमें आयरन जो है कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है,
जब तक आयरन नहीं देंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में रिएक्शन होगा नहीं और अमोनिया बनेगा नहीं। क्लास 10 में भी बता चुके हैं इस चीज़ को। इसको हेवर प्रोसेस बोलते हैं। हेवर प्रोसेस में जो आयरन को कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। हेवर प्रोसेस में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है और अमोनिया किससे बनता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रिएक्शन होने से। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में रिएक्शन नहीं होता है एटमॉस्फेयर में, उसके लिए कंडीशन तैयार करना पड़ेगा। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में तभी रिएक्शन होगा जब हम आयरन को कैटलिस्ट के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, अगर आयरन नहीं देंगे इसमें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? वनस्पति घी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाते हैं जिसको हम लोग डालडा भी बोलते हैं। ठीक है, वनस्पति घी एग्जाम्पल दिए, वनस्पति घी डालडा सब समझते हो, क्लास 10 में पढ़ाया गया था, है ना, कि अनसैचुरेटेड जो ऑयल होता है, एडिबल ऑयल, उसमें हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं। निकेल प्लेटिनम ये सब के प्रेजेंस में जब हम पास कराते हैं हाइड्रोजन गैस अनसैचुरेटेड एडिबल ऑयल में, तो वो डालडा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजन गैस सिर्फ पास करा देंगे एडिबल ऑयल में तो डालडा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। एडिबल ऑयल में जितना भी खाने पीने वाला ऑयल है उसको एडिबल ऑयल बोलते हैं। तो एडिबल ऑयल में अगर हाइड्रोजन गैस पास करा देंगे तो वो डालडा बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा? उसमें कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट डालते हैं वो जनरली होता है निकेल। तो निकेल को हम लोग जब डालेंगे, जब निकेल को हम लोग डाल देंगे उस एडिबल ऑयल में, उसके बाद जब हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तब जो है हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है ना। तो हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस का मतलब क्या होगा कि कैटलिस्ट तो यहाँ सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड और गैस है। इसलिए ये कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अगर रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट से डिफरेंट हो तो उसमें हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस बोलते हैं उस रिएक्शन को। ठीक है, तो हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस करने के लिए भी हम लोग जो है कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। तो हम लोग जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उसमें से 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। उसके बाद और है यूज है, 6th यूज है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, है ना, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैस को कैसे करते हैं? ठीक है, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस जो होता है ना, चारकोल पाउडर के ऊपर अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें जनरली हम लोग यूज करते हैं कोकोनट। ठीक है, कोकोनट चारकोल, कोकोनट एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल। ठीक है, ये एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल यूज़ करते हैं। यानी कोकोनट का जो होता है ना बॉडी, उसको जला करके उससे जो चारकोल तैयार होता है उससे सेपरेट करते हैं। तो इनर्ट गैस तो बहुत सारा है। सारे इनर्ट गैस को जो चिपकने का रेट है ना इसके ऊपर वो डिफरेंट होता है। कोई ज़्यादा चिपकता है, कोई कम होता है। तो इनर्ट गैस को हम लोग जमा करेंगे एक सिलेंडर में, उसके बाद पास करेंगे। तो पास कराएंगे तो जो सबसे आसानी से एडजॉर्ब होता है, जो सबसे आसानी से एडजॉर्ब कौन होगा? जिसका जो हाईली लिक्विफाइबल होगा, जो ज़्यादा लिक्विफाइबल होगा, जो सबसे ज़्यादा लिक्विफाइबल होगा, जो सबसे ज़्यादा लिक्विफाइबल होगा वो सबसे पहले चिपक जाएगा। फिर इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, फिर जो है फिर से गैस पास कराएंगे, फिर से जो उससे कम लिक्विफाइबल होगा वो चिपकेगा। ठीक है, फिर इसको अलग कर लेंगे, फिर से गैस पास कराएंगे उसी गैस को, उससे भी कम जो लिक्विफाइबल होगा वो एडजॉर्ब होगा। तो इस तरीके से बार बार एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल के ऊपर इनर्ट गैस को हम पास कराते रहेंगे तो सारा इनर्ट गैस एक एक करके
अलग हो जाएगा। ठीक है, पर सबसे पहले कौन अलग होगा? जो सबसे ज़्यादा लिक्विफाइबल है, यानी सबसे पहले वो गैस अलग होगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे पहले अलग हो जाएगा क्योंकि वो आसानी से चिपक जाएगा पहले। उसके बाद बाकी रह जाएगा गैस, उस ऐसे ही रह जाएगा, वो चिपकेगा नहीं। फिर से उसी गैस को साफ फिर दूसरा लाएंगे एक्टिवेटेड चारकोल, उसके ऊपर जो है फिर से गैस, उसी गैस को पास कराएंगे, तो उससे जो कम लिक्विफाइबल होगा, उससे जो कम होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, वो एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे गैस उसके ऊपर चिपकता जाएगा सीरियली। पहले वो चिपकेगा, फिर अलग होगा, फिर दूसरा चिपकेगा, फिर तीसरा चिपकेगा, और सबसे लास्ट में कौन इसके ऊपर चिपकेगा? जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है सबसे कम है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, वो सबसे लास्ट में इसके ऊपर चिपकेगा। तो इस तरीके से एक एक करके हम जो है गैस को अलग कर लेंगे, है ना, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन के थ्रू। ठीक है ना। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि इसमें तो गैस एक से ज़्यादा है, सारे चिपक सकता है लेकिन सब नहीं चिपकेगा। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो पहले चिपकेगा, फिर उससे जो कम होगा उसके बाद ऐसे करके एक एक करके गैस को हम लोग अलग करते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूज है वो सेवन है इन क्योरिंग डिजीज। ठीक है। क्योरिंग डिजीज का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग को तबीयत खराब होता है तो हम लोग बहुत सारा मेडिसिन लेते हैं। तो ये जो मेडिसिन लेते हैं हम लोग, बैक्टीरियल हुआ, एंटी फंगल हुआ, ठीक है, एंटीवायरस हुआ, ये सब जो हम लोग केमिकल्स लेते हैं, जो मेडिसिन्स लेते हैं, वो क्या करता है, उसमें से ज़्यादातर क्या करता है कि जो बैक्टीरिया, फंगस है, वायरस है, उसके सेल वॉल पर चिपक जाता है, उसके सेल वॉल पर जा कर के चिपक जाता है ना, उसके सेल वॉल के ऊपर एडजॉर्ब कर जाता है। एडजॉर्ब करने के बाद उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण जो है बैक्टीरिया का, फंगस का, वायरस का डेथ होता है और फिर हमारा बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो हम एडजॉर्प्शन का यूज जो है डिजीज़ को भी ठीक करने में करते हैं, क्योंकि यहाँ भी एडजॉर्प्शन का है, क्योंकि जो भी मेडिसिन खाते हैं वो सेल के अंदर जनरली नहीं जाता है। ज़्यादातर जो मेडिसिन होता है वो बैक्टीरिया, फंगस या वायरस या और भी जो भी प्रॉब्लम है, जो एजेंट है जो हमारे लिए हार्मफुल चीज़ है, उसके सेल वॉल के ऊपर चिपक जाता है। सेल वॉल के ऊपर चिपकना मतलब एडजॉर्ब कर गया, और धीरे धीरे उसके जो फंक्शन है उस बैक्टीरिया का, उस प्रोटोजोआ का, उस फंगस का, उस वायरस के, उसको डिस्टर्ब कर देता है। उसके जो लाइफ जीने का तरीका में डिस्टरबेंस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका डेथ हो जाता है या उसका ग्रोथ को रोक देता है। या कभी कभी क्या होता है, डेथ नहीं होता है, उसके ग्रोथ को रोक देता है। तो ग्रोथ को जब रोक देगा तो उसका तो जानते ही हो कि ये सब का ज़्यादा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो जिंदा ही रहता है, ये सब तुरंत मर जाएगा। कोई कोई बैक्टीरिया तो 1 दिन में भी मर जाता है, लेकिन उतने में ही बहुत ज़्यादा वो अपने बच्चे दे देते हैं, जिसके कारण हमारा कभी बीमारी कंटिन्यू रहता है। ठीक है। तो उसका जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देगा, या तो डेथ करा देगा फंक्शन को डिस्टर्ब करके, या उसके ग्रोथ को रोक देगा, उसके वृद्धि को रोक देगा, उसके डेवलपमेंट को रोक देगा। तो अल्टीमेटली जो है अपना एज आते आते वो उसका डेथ हो जाएगा, और इस प्रकार हम बीमारी से फ्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से एडजॉर्प्शन का यूज जो है डिजीज को क्योर करने में भी होता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यूज इसका, वो है फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस को हम लोग डिटेल में, इसके बाद जो मेटलर्जी चैप्टर है इसके बाद ही है ना, सरफेस केमिस्ट्री के बाद मेटलर्जी चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ाएंगे फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। अब हल्का सा बता देते हैं कि फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस है क्या। फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है ना, मेनली होता है सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है ना। किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर के लिए। जनरली क्या होता है कि सल्फाइड ओर जो होता है डिफरेंट मेटल्स का एक साथ एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। जैसे आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। आयरन सल्फाइड है ना, FeS और CuS, ये दोनों जो है ना एक साथ एग्जिस्ट करता है, जहाँ भी मिलता है नेचर में साथ ही मिलता है। तो अब जब हमको इससे आयरन निकालना है या कॉपर को निकालना है तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों तो साथ में ही है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें कोई ऑयल, पाइन ऑयल होता है या और कोई ऑयल होता है, उसको उसमें डाल देते हैं। वो क्या करता है, वो किसी एक, दोनों के ऊपर एडजॉर्ब नहीं हो, किसी एक के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, या तो इस पर एडजॉर्ब हो जाएगा या इस पर एडजॉर्ब हो जाएगा। और जिस पर एडजॉर्ब होगा उसका फ्रोथ नहीं बनेगा। फ्रोथ मतलब क्या होता है, झाग, है ना। झाग के रूप में हम जो है इस दोनों में से किसी एक को निकालेंगे। तो इसमें हम लोग दो चीज़ डालते हैं, लो ग्रेड जो सल्फाइड और रहता है ना, ठीक है। अब उसमें मिट्टी वगैरह भी है, वो भी अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ जो है इसमें एडजॉर्बेंट डाल देंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए पाइन ऑयल डाल देंगे। पाइन ऑयल इस दोनों में से किसी एक को भिंगा देगा, गीला कर देगा। गीला कर देगा मतलब उसके ऊपर वो चिपक जाएगा, ठीक है। अब जब हम फ्रोथ बनाने का कोशिश करेंगे तो जिसके ऊपर वो चला गया, जिसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया, उसका फ्रोथ नहीं बनेगा। जिसके ऊपर एडजॉर्ब नहीं हुआ उसका फ्रोथ बनेगा, फिर फ्रोथ को अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी एडजॉर्प्शन का यूज होता है। डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, ठीक है। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर तो आप लोग पढ़े ही हैं, लिटमस पढ़े ही हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़े ही हैं, ये सब क्लास 10 में हम लोग पढ़ा है। ये सब एडजॉर्प्शन इंडिकेटर है। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर के जब हम लोग पढ़ा रहे थे इंडिकेटर क्लास 10 में, तो उसमें हम बताए थे, क्या बताए थे कि जो इंडिकेटर होता है वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, वो सिंपली वो चिपक जाता है सरफेस के ऊपर और कलर में चेंज हो जाता है ही ना इंडिकेटर। तो सारा इंडिकेटर जो भी आज तक आप पढ़े, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, है ना, मिथिलीन ब्लू, ये और यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या है कि वो जो है सरफेस के ऊपर जाके एडजॉर्ब कर जाता है। एडजॉर्ब होने के बाद अपने कलर में चेंज लाता है, और चेंज इन कलर के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन एसिडिक है, बेसिक है या कुछ और भी है, ठीक है ना। तो ये सारे को हम लोग एडजॉर्प्शन इंडिकेटर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एडजॉर्प्शन का यूज हुआ, एडजॉर्प्शन को ही यूज करके ये इंडिकेटर हमको बताता है कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका जो है बेसिसिटी कम है। इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि इंडिकेटर का क्या पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद एक और है, ये है क्रोमैटोग्राफी, है ना। क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस है, तो क्रोमैटोग्राफी बहुत बार पढ़ा चुके हैं। क्रोमैटोग्राफी में बता चुके हैं कि एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है ना। 9 से ही पढ़ा चुके हैं, 11 में भी पढ़ा दिए। तो वो जो क्रोमैटोग्राफी एनालिसिस है उसमें क्या करते हैं कि एक स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज क्या होता है, एडजॉर्बेंट, है ना। और उसके ऊपर जो है जिस सॉल्यूशन से सॉल्यूट को अलग करना है उसको स्टेशनरी फेज से पास कराते हैं। तो क्या होता है, वो स्टेशनरी फेज के ऊपर जो सॉल्यूट होता है वो चिपकते जाता है। जिसका चिपकने का रेट यानी एडजॉर्प्शन का रेट फास्ट होता है, ऊपर में चिपक जाता है। जिसका एडजॉर्प्शन रेट कम होता है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, और बाद में जो सॉल्वेंट है वो नीचे से निकल जाता है। तो इसको क्रोमैटोग्राफी बहुत बार पढ़ा चुके हैं, और क्रोमैटोग्राफी में एडजॉर्प्शन का ही यूज होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन जो है एडजॉर्प्शन का पढ़ लिए, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइसिस, कैटलिस्ट, ठीक है। थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या है,
कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है ना, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस which alters the rate of chemical which alters the rate of chemical reaction, which alters the chemical rate of the chemical reaction without itself undergoing any change in mass and chemical composition ठीक है, at the end of the reaction। ठीक है, कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? जो केमिकल रिएक्शन जिस रेट से चल रहा है उस रेट को ये चेंज कर देता है, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो जो कैटलिस्ट है हमको बिना किसी चेंज के वापस हमको मिल जाता है, मतलब उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आता है। लगता है जैसे कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, वो एज यूजुअल हमारे सामने आ जाता है, उसको उसमें देते हैं, हेल्प करता है रिएक्शन को और वापस। इन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में होता क्या है कि ये टेम्परेरी कुछ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके कुछ टेम्परेरी प्रोडक्ट भी बनाता है और वो प्रोडक्ट लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वापस जो है ये केमिकल रीजेनरेट हो जाता है ना। रिएक्शन के दौरान जो है इसका यूज होता है, लेकिन रिएक्शन समाप्त होते होते वो फिर से वापस रीजेनरेट हो जाता है, यूज होने के बाद फिर से रीजेनरेट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन मास, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए उसके मास में भी चेंज नहीं होता है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन का रेट को वो चेंज कर देता है, बदल देता है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज, है ना, इन मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ना तो मास में उसके चेंज होता है, ना ही उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होता है। लेकिन ये चेंज मास और केमिकल कॉम्पोजिशन का जो हम लोग चेंज है एट द एंड ऑफ रिएक्शन ही कर सकते हैं। रिएक्शन के लास्ट में उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आता है। रिएक्शन के बीच में देखेंगे तो उसमें उसके मास में भी चेंज होगा, उसके कॉम्पोजिशन में भी चेंज होगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन समाप्त होता है तो आपको कोई चेंज उसमें नज़र नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ कि रियलिटी में वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन रिएक्शन ख़त्म होने के साथ ही वो रीजेनरेट भी हो जाता है, तो इसीलिए लगता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया कैटलिस्ट। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है कैटालाइसिस। ठीक है, कैटालाइसिस। ठीक है, तो कैटालाइसिस क्या हो गया? ये एक प्रोसेस है। तो ये क्या हो गया? इट इज द फिनोमिनन और प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग the rate of reaction, altering the rate of reaction by the use of catalyst। कैटलिस्ट के यूज करके जब हम कोई रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को कैटालाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटालाइसिस। और एक टर्मिनोलॉजी है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स। ठीक है, तो हम एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स कुछ नहीं, ये भी कैटलिस्ट है, ये भी कैटलिस्ट ही है, लेकिन ये लिविंग सेल में रहता है, हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, तो लिविंग सेल में रहता है। ठीक है, सो इट इज इन विद इन द लिविंग सेल। लिविंग सेल contains
thousands of different kind of proteins, called enzymes which act as catalyst। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में बहुत सारा प्रोटीन होता है, जिसको हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, वैसा प्रोटीन हमारे बॉडी में वैसा प्रोटीन है जो कैटलिस्ट का काम करता है। हमारे बॉडी में, एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी में ऐसा प्रोटीन है जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। तो उस तरह के प्रोटीन को हम लोग एंजाइम बोलते हैं। जो प्रोटीन कैटलिस्ट के रूप में काम करे उस प्रोटीन को हम लोग एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनोलॉजी सब। ठीक है, उसके और आगे और भी है टर्मिनोलॉजी, उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव कैटालाइसिस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। ठीक है, पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस यानी वैसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और वैसा कैटालाइसिस जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, जो फिनोमेनन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, तो उस तरह कैटलिस्ट के हेल्प से, तो उस तरह के फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कैटालाइसिस। ठीक है, तो फिनोमेनन हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट में क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब इंक्रीज होगा विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट के हेल्प से अगर रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज हो जाए तब उस कैटलिस्ट को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और इस फिनोमेनन को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कैटालाइसिस। पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस, तो कैटलिस्ट जब पॉजिटिव हो गया तो कैटालाइसिस भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। ठीक है ना, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम डिक्रीज कर देते हैं तो उस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। यानी जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन को रिटार्ड कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे या रिटार्ड कर दे, स्लो कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन को रिटार्ड कर दे, स्लो कर दे, तो उस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। और जिस फिनोमिनन में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है कैटलिस्ट के हेल्प से, तो उस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कैटालाइसिस। तो हम लोग दो तरह कैटालाइसिस पढ़ लिए, पॉजिटिव कैटालाइसिस, नेगेटिव कैटालाइसिस। ठीक है, अब एग्जांपल भी हम दे देते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये जो है पॉजिटिव कैटालिस्ट है। ठीक है ना, ये जो है पॉजिटिव कैटालिस्ट है। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव कैटालाइसिस। वही अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वाटर और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट होता है, और अगर हम इसमें एसिटिनिलाइट डाल देते हैं,
एसिटेनिलाइड डाल दें या फॉस्फोरिक एसिड डाल दें H3PO4, तो ये जो प्रोसेस, ये जो है नेगेटिव कैटलिस्ट है, यानी रिएक्शन स्लो हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन को अगर स्लो करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना है, तो उसमें एसिटेनिलाइड डाल देंगे या फॉस्फोरिक एसिड डाल देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नेगेटिव कैटालाइसिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैटलिस्ट के बारे में कुछ पढ़ लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है और भी टॉपिक बचा हुआ है, तो हम लोग पढ़ेंगे और भी टॉपिक, चिंता नहीं करना है। ठीक है, हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, कैसे काम करता है ना। फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट में क्या है, एक्चुअली कैटलिस्ट का काम करने का जो कोई तरीका का कोई एक यूनिवर्सल रूल रेगुलेशन आज तक नहीं बन पाया है। ठीक है, अभी तक जो है ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं, बहुत सारा कन्वेंशन है इसके पीछे, बहुत सारा थ्योरम है इसके पीछे, बहुत सारा अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई एक यूनिवर्सल मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन लगता है कि क्या है फंक्शन का कैटलिस्ट का, तो वही है जो इसके हम डेफिनेशन में लिखे। तो कहता ये है कि कैटलिस्ट जो होता है ना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसमें एक ग्राफ ड्रॉ किए थे एनर्जी और रिएक्शन पाथ के बीच में, है ना, रिएक्शन पाथ। तो उसमें कोई भी रिएक्शन होने के लिए जो है एक्टिवेशन एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है और एक पाथ होता है, उस पाथ से वो रिएक्शन जाता है। तो ये जो एक्चुअली क्या, ये जो कैटलिस्ट करता क्या है, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और दोनों के जो पाथ ऑफ रिएक्शन है ना उसको चेंज कर देता है। जैसे कि हमको अगर जाना है यहाँ दरवाजे के पास, तो एक तो हम यहाँ सीधे चले जाएंगे, शॉर्टेस्ट रूट होगा, ऐसे घूम के जाएंगे तो लंबा रास्ता होगा। हाँ, जैसे एक खेत है, स्क्वायर वाला खेत है, तो हम एक कोना से दूसरा कोना अगर सीधा चले जाए तो आर पार हम आराम से सीधा चला जा सकते हैं, नहीं शॉर्टकट रूट। मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये कैटलिस्ट कुछ करता नहीं। कैटलिस्ट क्या करता है, एक शॉर्टकट रूट तैयार करता है केमिकल रिएक्शन का, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता तैयार करता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट तैयार करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देता है। यही इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन यही है। ठीक है, ताकि प्रोडक्ट जो है जल्दी मिल जाता है ना। जैसे हम लोग शॉर्टकट रूट अपनाते हैं किसी जगह जाने के लिए, तो हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, नॉर्मल रास्ता छोड़ करके गली गली घुस के निकल जाता है। जैसे मेन रास्ता हाईवे से जाएंगे तो घूम घूम कर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि तुम लोग स्कूल जाते हो SKP विद्या विहार, तो घर से आते हो तो मखदुमा में उतर जाते हो, मखदुमा से पैदल ही चल देते हो स्कूल, तो वो शॉर्टकट रूट हुआ। नॉर्मल रूट क्या है, रोड से आओगे समुखिया आओगे, फिर समुखिया से जाओगे ना SKP, तो ये नॉर्मल रूट हुआ। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट रूट क्या हो गया कि जो है मखदुमा में उतरे, वहाँ से पैदल मार्च कर दिए, खेत 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 स्कूल पहुँच गए, जल्दी पहुँच गए। तो यही है कैटलिस्ट का काम, शॉर्टकट रूट देता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट देता है, यही फंक्शन है कैटलिस्ट। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। ठीक है, तो हम जो है ग्राफिकली बताते हैं, यही इसका फंक्शन है। तो ग्राफिकली हम आपको बताते हैं, ग्राफ में क्या करते हैं, इधर हम लोग एनर्जी लेते हैं, एनर्जी चेंज को इधर दर्शाते हैं अलोंग द y एक्सिस, और अलोंग द x एक्सिस जो है रिएक्शन पाथ बताते हैं।
रिएक्शन पाथ। मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ना, ये वाला, ये रिएक्टेंट का पोजीशन है, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल यहाँ है, और प्रोडक्ट जो बनता है ना वो यहाँ बनता है। ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पर हो गया, तो प्रोडक्ट का एनर्जी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है ना, प्रोडक्ट का एनर्जी, ये रिएक्टेंट हो गया। तो नॉर्मल जो रिएक्शन होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जैसे यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है ना, शुरू हुआ ऐसे गया, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब यही तो है ना, अब इसका ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ठीक है, ये हुआ हमारा एक्टिवेशन, नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या है कि ये जो है ऐसे रूट चेंजेज होगा, ठीक है, रूट चेंजेज होगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब जो है ई नॉट ए, ठीक है, ई नॉट ए, ये हुआ हमारा। अब ये जो ई ए है, ये जो ई ए है, ये जो ई ए है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया अनकैटलाइज्ड, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए हुआ। अभी कोई कैटलिस्ट नहीं दिया, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक लगा, ठीक है। और पाथ ये है, ये हो गया अनकैटलाइज्ड पाथ, अनकैटलाइज्ड, अनकैटलाइज्ड पाथ हुआ, ठीक है। और ये जो हुआ कैटलाइज्ड पाथ हुआ, कैटलाइज्ड पाथ हुआ, ठीक है, ये हो गया कैटलाइज्ड पाथ, ठीक है। और ये जो है अनकैटलाइज्ड पाथ हुआ। अब ये जो ये है ना, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी हुआ फॉर कैटलाइज्ड, कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा टर्मिनोलॉजी है, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये है हमारा फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। तो आप देख सकते हो कि कैटलिस्ट क्या किया है। पहले जब बिना कैटलिस्ट का रिएक्शन करवाए थे तो पहले ये पाथ था हमारा रिएक्शन का, है ना, ठीक है। लेकिन जब हम कैटलिस्ट दे दिए तो उसका पाथ में चेंज हो गया और यहीं से घूम गया, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम ही न लगा। अभी जब हम कैटलिस्ट लगा दिए तो हमको कम एनर्जी लगा, विदाउट कैटलिस्ट इतना एनर्जी लग रहा था, अभी जो है कम हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये यही है फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है कि एक नया पाथ दे देता है, शॉर्टकट रूट दे देता है, नया पाथ दे देता है रिएक्शन कराने का, एक नया पाथ दे देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देता है। तो कैटलिस्ट का दो फंक्शन है, एक तो रिएक्शन पाथ में चेंज लाता है, दूसरा कैटलिस्ट, और दूसरा जो है एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। तो इसी कारण जो होता है प्रोडक्ट जो है जल्दी बन जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो बस आज बस इतना ही, अब दूसरे दिन पढ़ेंगे। ओके बाय।